वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। मिसलेनियस करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 12वां लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम अगस्त महीने के मिसलेनियस करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल केंदू लीफ के बारे में है, जिसे कई बार तेंदू लीफ या तेंदू की पत्तियां कहा जाता है, उसके बारे में है। उड़ीसा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जोरा डोबरा फाड़ी। एक्चुअली में केंदू लीफ का कलेक्शन सेंटर है। वहां पर कई सारे बच्चों को केंदू लीफ कलेक्ट करते हुए देखा गया। ये ऑब्वियसली क्लियर वायलेशन है चाइल्ड राइट्स का। बात करते हैं केंदू लीफ के बारे में। ये एक फ्लावरिंग ट्री होता है फैमिली एबेनेसियाई का, जिससे बिलोंग करता है। ये नेटिव है इंडिया और श्रीलंका का, इन दोनों ही देशों में पाया जाता है। इंडिया में केंदू लीफ आपको कई सारे राज्यों से मिल जाएगा। 2000 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र। केंदू लीफ उड़ीसा में जो पाया जाता है उसे ग्रीन गोल्ड ऑफ उड़ीसा कहा जाता है। यह एक नेशनलाइज्ड प्रोडक्ट है बंबू और साल ट्री की तरह। काफी इंपॉर्टेंट नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, जो लकड़ी नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बोटानिकल नेम देखिए, डेस्पोयरोज मेलानोक्सिलॉन है। खैर आप याद ना रखें, इसमें कोई बहुत जरूरी बात नहीं है। इसका एक बहुत ही बड़ा यूज होता है बीड़ी बनाने में। बीड़ी जो उसका कवर होता है वो इन्हीं की पत्तियों से बनता है। लोकल्स इसे काफी ज्यादा स्मोक करते हैं। नुकसानदेह डेफिनेटली होता है, बट ट्रेडिशनली इसी पत्ते का इस्तेमाल इसमें किया जाता रहा है। उड़ीसा में जो केंदू के पत्ते मिलते हैं वो काफी अलग होते हैं उन जगहों से जो बाकी जगहों पे मिलते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस्ड होते हैं। प्रोसेस्ड होने का मतलब क्या है? प्रोसेस्ड होने का मतलब यह है कि यहां पर केंदू लीव्स को काफी प्रोफेशनली कलेक्ट किया जाता है। उनकी क्वालिटी के बेसिस पे ग्रेड में डिवाइड किया जाता है, ग्रेड 1 to 4 में। ये डिफरेंशिएशन उनके कलर, टेक्सचर, साइज और कंडीशन पर होता है। 5-5 केजी के बंडल्स तैयार किए जाते हैं, मतलब बहुत ही प्रोफेशनली इसका इस्तेमाल वहां पर किया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल क्लोन ट्रेन स्कीम के बारे में है। कई बार ऐसा होता है कि आपको कहीं जाना होता है लेकिन ट्रेन में आपको टिकट मिलती है वेटिंग, काफी दिक्कत हो जाती है। अब आपके लिए ट्रेवल करना मुश्किल होता है। इंडियन रेलवे लगातार इसको सही करने का प्रयास कर रहा है। इसी दौरान एक इनिशिएटिव आया था, दैट वाज विकल्प। वो क्या था मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। बिफोर दैट लास्ट ईयर इसी संबंध में एक और इनिशिएटिव चलाया गया, दैट वाज क्लोन ट्रेन स्कीम। क्लोन ट्रेन स्कीम में ऐसा होता है कि अगर किसी ट्रेन में आवश्यकता से अधिक किसी रूट पर पैसेंजर्स वेटिंग में हैं तो एक क्लोन ट्रेन चला दी जाएगी। वो क्लोन ट्रेन उसी नाम की, उसी नंबर की होगी। वो उस ट्रेन से थोड़ा सा पहले या थोड़ा बाद जाएगी, आधे घंटे पहले, आधे घंटे, 1 घंटे बाद, ऐसा ही उसका टाइम रख दिया जाएगा। पैसेंजर्स को इस बात की जानकारी 4 घंटे पहले जब चार्ट प्रिपेयर होता है तब दे दी जाएगी कि आप इस ट्रेन में अकोमोडेट नहीं हो पाए हैं तो आपको क्लोन ट्रेन से भेजा जाएगा। ये आपका बर्थ नंबर होगा, ये आपका कंपार्टमेंट नंबर होगा। तो ये अल्टरनेटिव होगा एक्चुअल ट्रेन का। अगर बहुत ज्यादा पैसेंजर्स किसी रूट पर जाना चाहते हैं तो केवल वेट लिस्टेड पैसेंजर्स को ही क्लोन ट्रेन में जगह मिलेगी, मतलब उसके लिए सीधे सीधे बुकिंग नहीं की जा सकेगी। हालांकि कुछ समय पहले ऐसा भी हो रहा था कि क्लोन ट्रेन में बुकिंग हो रही थी। जो पैसेंजर्स होंगे वेटिंग लिस्ट में उन्हें उसमें जगह मिल जाएगी क्लोन ट्रेन में। सिमिलर स्कीम जो आई थी विकल्प, उसका भी यही प्रयास था। खैर विकल्प में कुछ डिफरेंशिएशन था। उसमें मान लीजिए कि उसी रूट पर कोई ट्रेन जा रही है जिसमें सीट्स अवेलेबल हैं और एक दूसरी ट्रेन है जिसमें लोग वेटिंग में हैं, तो उन्हें उस ट्रेन में अकोमोडेट कर दिया जाएगा। क्लोन ट्रेन में ऐसा होता है कि आप जिस जगह से बोर्ड करके जिस जगह पे उतरना चाहते हैं वहां तक आपको जगह मिलती है। विकल्प में हमेशा ऐसा नहीं होता था। रेदर कई बार आपको जो बोर्डिंग स्टेशन होता था या जहां पर आप डेस्टिनेशन स्टेशन होता था वो डिफर कर जाता था। लाइक आप दिल्ली आ रहे हैं और आपको गाजियाबाद उतार दिया जाए कि आप यहां से किसी दूसरे तरीके से चले जाओ, तो ऐसा विकल्प में होता था, बट ऐसा क्लोन ट्रेन स्कीम में नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड के बारे में है। उम्मीदतन आप सभी ने इसके बारे में अभी तक सुना ही होगा। काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, हाईलाइटेड रहा है, क्योंकि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को अब बदलकर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है, जिन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से भी पुकारा जाता है। हॉकी का जादूगर इन्हें क्यों कहा जाता है? बिकॉज इनकी हॉकी और इनका गेंद पर बहुत ही अच्छा और तगड़ा कमांड हुआ करता था। जब गेंद ध्यानचंद्र जी के पास होती थी तो जैसे वो उनके शरीर का हिस्सा हो, उससे उनसे अलग कर पाना बहुत मुश्किल होता था।
ये काफी ज्यादा फेमस थे हॉकी में अपनी कारीगरी के लिए। कई बार ये गेंद को अपनी हॉकी स्टिक पर ले लेते थे और काफी दूर तक तो बिना स्टिक से अलग किए लेकर जाते थे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है इंडिया का। इसे एनुअली अवार्ड किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के द्वारा। यह अवार्ड 1991-92 से ही दिया जा रहा है। इसके पहले ये हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं राजीव गांधी जी, उनके नाम पर था, और अभी ये ध्यानचंद जी के नाम पर रख दिया गया है। देखिए कौन होगा इसका रेसिपिएंट, ये डिसाइड करने का काम एक कमेटी करती है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट के द्वारा ही गठित किया जाता है। वो ये देखते हैं कि पिछले 4 सालों में किस गेम में किसी ने बहुत अच्छा काम किया है इंटरनेशनल लेवल पे, उसे अवार्ड दिया जाता है। इसमें एक मेडल होता है, सर्टिफिकेट होता है और 25 लाख का कैश प्राइज होता है। ध्यानचंद जी 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, मतलब इन्होंने अपनी लीडरशिप में जो हॉकी टीम है उसे गोल्ड मेडल दिलाया है। वर्तमान में इंडिया के पास ओलंपिक्स में टोटल 10 गोल्ड मेडल्स हैं। इनमें से 8 तो अकेले हॉकी में हैं। इसके अलावा इनमें से 3 अकेले मेजर ध्यानचंद जी की लीडरशिप में हमें गोल्ड मेडल मिले हैं। ये हॉकी के बहुत ही महानतम खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। 29 अगस्त को इनका बर्थडे होता है और इसे ही हम नेशनल स्पोर्ट डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पानी माह के बारे में है। लद्दाख में पानी माह को लॉन्च किया गया है ताकि वहां के लोगों को अवेयर किया जा सके क्लीन वाटर के बारे में। पानी माह उद्देश्य यही है कि गांव के लोगों को इन्फॉर्म किया जाए कि क्लीन वाटर बहुत जरूरी है, हमें उसे प्रिजर्व करना है। देखिए सरकार का एक इनिशिएटिव है हर घर जल। टैप्ड वाटर देने की बात कही गई है, टोटी का पानी देने की बात कही गई है। तो एक टाइप का कंपटीशन लद्दाख की गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में वो पहला ब्लॉक जो हर घर जल का स्टेटस अचीव कर लेगा उसे 2.5 मिलियन का रिवॉर्ड दिया जाएगा, ताकि सभी जो ब्लॉक्स हैं वो कंपीट करें इस अवार्ड के लिए। जो कैंपेन है ये ब्लॉक और पंचायत लेवल पर 2 फेजेस में चलाया जाएगा। जो कैंपेन है इसमें 3 प्रोन्ड अप्रोच की बात की गई है। लाइक पानी की टेस्टिंग को, पानी की जो क्वालिटी है उसे टेस्ट किया जाएगा, प्लान किया जाएगा, स्ट्रेटजी तैयार की जाएगी वाटर सप्लाई को बेहतर करने के लिए, और पानी सभा जो गांवों में होती है उसकी फंक्शनिंग को बेहतर किया जाएगा। पानी माह कैंपेन एक्सपेक्ट करता है कि जो जल जीवन मिशन है यूनियन टेरिटरीज में उसमें थोड़ी तेजी आएगी। वीओसी पोर्ट, वीओसी पोर्ट इंडिया का पहला ऐसा मेजर पोर्ट बन गया है जहां पर ई कार्स का इस्तेमाल किया जाएगा। जो पोर्ट की अथॉरिटीज हैं वो अपने ऑफिसर्स को इलेक्ट्रॉनिक कार्स देंगे। 3 ई कार्स अभी वहां पे लॉन्च की गई हैं। अगर हम इस पोर्ट की बात करें तो इसे पहले तूतीकोरिन पोर्ट कहा जाता था, अभी इसका नाम वीओ चिदंबरनार पोर्ट है, जिसे 1974 में एज अ मेजर पोर्ट डिक्लेयर किया गया। यह तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है और इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल है। यह एक आर्टिफिशियल पोर्ट है जहां से यूएसए, चाइना, यूरोप और श्रीलंका के लिए शिप्स जाती हैं, इंक्लूडिंग यहां पर जो मेडिटेरेनियन कंट्रीज हैं उनके आसपास भी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्राइम मिनिस्टर्स श्रम अवार्ड के बारे में है। श्रम अवार्ड 2018 के लिए अभी अनाउंस किया गया है। 1985 से ही अवार्ड्स दिए जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। 3 कैटेगरीज हैं। श्रम भूषण अवार्ड पहला, दूसरा श्रम वीर या श्रम वीरांगना अवार्ड, तीसरा है श्रम श्री या श्रम देवी अवार्ड। ये 3 अवार्ड्स दिए जाते हैं ऐसे वर्कर्स को जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 की डेफिनेशन में कवर हो जाते हैं। वो व्यक्ति डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में हो सकता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में हो सकता है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में हो सकता है, या प्राइवेट सेक्टर की यूनिट में हो सकता है जहां पर 500 या उससे अधिक वर्कर काम कर रहे हो, मतलब वेल ऑर्गेनाइज सेक्टर में, तभी उन्हें यह अवार्ड दिया जा सकता है। डे टू डे आप अपना काम बहुत अच्छा करते हैं तो आपको यह अवार्ड नहीं दे दिया जाएगा। यह अवार्ड तब दिया जाता है जब आपने कुछ बहुत ही विशेष परफॉर्मेंस दिया हो, आपने कोई इनोवेटिव एबिलिटी दिखाई हो, या आपने बहुत आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन किया हो उस फर्म के लिए, या आपने प्रोडक्टिविटी बहुत ही बेहतरीन कर दी हो, या मान लीजिए कोई अदर आपका कोवर्कर था, वो दिक्कत में था, परेशानी में था, या उसके ऊपर कोई खतरा था, आपने एक्सेप्शनल करेज और प्रेजेंस ऑफ माइंड शो किया हो, तो आपको यह अवार्ड दिया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल कांग्रेशनल गोल्ड मेडल के बारे में है। हाल ही में यूएस के कांग्रेस के लोअर हाउस में एक प्रपोजल रखा गया है कि महात्मा गांधी जी ने कंट्रीब्यूशन जो किया है नॉन वायलेंस को लेकर पूरी दुनिया में, इसके लिए उन्हें कांग्रेशनल गोल्ड मेडल दिया जाए। अभी ये एक प्रपोजल है। यूएस की कांग्रेस ने इस मेडल को कमीशन किया था
किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने किसी फील्ड में बहुत अच्छी अचीवमेंट हासिल की है या कंट्रीब्यूशन दिया है। इस मेडल के जो पहले रेसिपिएंट्स थे वो अमेरिकन रेवोल्यूशन के पार्टिसिपेंट्स थे। इसके अलावा 1812 में जो वॉर हुआ था और जो मैक्सिकन वॉर था उसमें भी जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उन्हें ये गोल्ड मेडल दिया गया। ये गोल्ड मेडल जो है इसका स्कोप ब्रॉडन कर दिया गया बाद में। अब ये गोल्ड मेडल एक्टर्स, ऑथर्स, एंटरटेनर्स, म्यूजिशियन, एक्सप्लोरर्स, एथलीट, ह्यूमैनिटेरियंस और फॉरेन रेसिपिएंट्स को भी दिया जा सकता था। कांग्रेशनल गोल्ड मेडल अगर किसी को दिया जाना है तो जरूरी है कि 2/3 लोग जो कांग्रेसमैन है वो इसकी सहमति दें। 1980 में यूएस समर ओलंपिक्स टीम को, रॉबर्ट एफ कैनेडी को, नेल्सन मंडेला को और जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे कई सारी महान हस्तियों को यह मेडल दिया गया है। अभी हाल ही में यूएस कैपिटल पुलिस को भी यह मेडल दिया गया था, क्योंकि जब वहां पर अटैक हुआ था जनवरी 6, 2021 को, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उसे प्रोटेक्ट किया था। ये सारी बातें कांग्रेशनल गोल्ड मेडल के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्टअप वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2021 के बारे में है। इस अवार्ड को अभी सरकार ने अनाउंस किया है। पैरेलली अमृत महोत्सव स्त्री शक्ति इनोवेशन चैलेंज भी लॉन्च किया गया। अवार्ड की बात करें तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने नेस्कॉम और यूएन वुमेन के साथ मिलकर सेटअप किया है। उद्देश्य यह है कि महिलाओं में एंटरप्रेन्योरियल जो स्पिरिट है उसे कल्टीवेट किया जाए। वो नेक्स्ट जनरेशन वाली जो महिलाएं हैं उनके लिए रोल मॉडल बन सकें, उन्हें गाइड कर सकें और उनके अंदर भी ये स्किल या ये स्पिरिट जगा सकें। अमृत महोत्सव स्त्री शक्ति इनोवेशन चैलेंज की बात करें तो माई जीओवी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक के तहत काम करता है, उसने यूएन वुमेन के साथ मिलकर ये चैलेंज तैयार किया है। उद्देश्य नारी सशक्तिकरण है। वुमेन एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करना है, प्रमोट करना है ताकि वो स्टार्टअप्स तैयार कर सकें वुमेन सेफ्टी और एम्पावरमेंट से रिलेटेड। बेनिफिट ये होगा कि देखिए जो भी ये चैलेंज जीत रही हैं 5 विनर्स को 5 लाख रुपए का इनाम दिया जा रहा है ताकि वो अपना जो स्किल है या जो उनका आइडिया है उसे डेवलप करके मार्केट में पहुंचा सकें और इंप्लीमेंट कर सकें। एक अवार्ड और है, न्यूज में आया है तो देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने दिया है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 2020। इस अवार्ड को ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क के द्वारा दिया गया है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के तहत काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अवार्ड के नाम से स्पष्ट है, कोई भी ऐसा ये अवार्ड जो है वो उन टॉप अचीवर्स को दिया जाता है। वो इंडिविजुअल हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, जिन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के इकोसिस्टम को बेहतर करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के बारे में है। अभी हाल ही में से रिलीज किया गया है नाइट फ्रैंक के द्वारा। ये एक रेसिडेंशियल एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फर्म है, प्राइवेट फर्म है। उसी ने बताया कि कौन सी प्राइम ग्लोबल सिटीज हैं जहां पर प्रॉपर्टीज के दाम बढ़ अथवा घट रहे हैं। तो ये वैल्यूएशन बेस्ड इंडेक्स होता है जहां पे दुनिया भर के 45 सिटीज में इवैल्यूएशन किया गया कि जो प्राइम रेसिडेंशियल लोकेशंस हैं वहां पर प्रॉपर्टीज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं अथवा घट रहे हैं वहां की लोकल करेंसी में। ठीक है, जो प्राइम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है आप उसे ऐसी प्रॉपर्टी के रूप में डिफाइन कर सकते हैं जो मोस्ट डिजायरेबल, एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी हो, लोकेशन उनकी अच्छी हो, लोग वहां पर रहना पसंद करते हैं, कम से कम 5% उनका वैल्यूएशन ओवरऑल जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें कवर होता हो। फाइंडिंग्स में क्या निकल के आया, दिल्ली में जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज प्राइम लोकेशन पे हैं उनमें गिरावट आई है 0.2% की। इसीलिए दिल्ली की जो रैंक थी 37 वो गिरकर यहां पर जो 32 थी उससे गिरकर 37 हो गई। मुंबई और बेंगलुरु में भी प्राइम लोकेशन पर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में गिरावट देखने को मिली है, इसलिए इनकी भी रैंक 40 और 43rd से गिरकर 36 और 40 हो गई। दुनिया की 35 सिटीज हैं जहां पर प्राइम रेसिडेंशियल प्राइसेस में हम बढ़ोतरी देख रहे हैं। इंडेक्स से जानते रहिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सीएसई ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स के बारे में है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने अभी एक इंडेक्स जारी किया है। ये दिल्ली बेस्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इस इंडेक्स का पूरा नाम है, इट इज अ काइंड ऑफ रिपोर्ट जिसमें ये इंडेक्स पूरा रिलीज किया गया है। इसका पूरा नाम है ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स रेटिंग ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स ऑन पब्लिक डिस्क्लोजर। अब आप समझिए कि इस पूरे इंडेक्स में एक कोर बात है, वो ये है कि जो वेरियस स्टेट में काम करने वाली पोल्यूशन कंट्रोल एजेंसीज हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपना डेटा लोगों को बताते हैं कि नहीं बताते हैं, कि वो कर क्या रहे हैं, उन्होंने क्या डेटा कलेक्ट किया। बस यही पूरा बेसिस है इस पूरे इंडेक्स का। तो ये डेटा डिस्क्लोजर परफॉर्मेंस ट्रैक करता है 29 स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स का और 6 पोल्यूशन कंट्रोल कमेटीज का पूरे देश में। इनका जो इवेल्युएशन होता है वही एसपीसीबी और पीसीसी उनका होता है। इसमें ये 25 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लास्ट 4 to 5 ईयर्स का इवेल्युएशन है ये 2016 से 21 के बीच का, कि कितनी इंफॉर्मेशन पब्लिक से शेयर की जा रही है। 60% जो बॉडीज हैं यहां पर उनका स्कोर 50% से कम है, मतलब वो
इंफॉर्मेशन ढंग से शेयर नहीं करते लोगों के साथ। वो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन ले जाने को लेकर भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। टॉप परफॉर्मर रहा है उड़ीसा और तेलंगाना, दोनों को इक्वल स्पेस मिला है 67% स्कोर के साथ। तमिलनाडु सेकंड पे है 65.5, मध्य प्रदेश थर्ड पे, वेस्ट बंगाल फोर्थ पे और गोवा फिफ्थ पे। नेक्स्ट आर्टिकल इंसेल मूवमेंट के बारे में है। एक्सपर्ट्स ने वार्न किया है कि जो इंसेल मूवमेंट है वो धीमे धीमे लॉ एंड ऑर्डर के लिए थ्रेट बनता जा रहा है। इंसेल मूवमेंट क्या है जानते रहिए। इंसेल मूवमेंट एक्चुअली में एक ऐसी कम्युनिटी का व्यक्ति होता है जो इनवॉलंटरी सेलिब्रेट होता है। सेलिब्रेट होने का क्या मतलब है कि वो व्यक्ति मैरिज या सेक्सुअल रिलेशंस में इंटरेस्टेड तो है, करना भी चाहता है, लेकिन उसे उसका मौका नहीं मिलता। एक व्यक्ति होता है जो खुद से संन्यास ले लेता है, तो वो तो वॉलंटरी सेलिब्रेसी हो गई, लेकिन ये इनवॉलंटरी होती है, मतलब उसे मौका नहीं मिलता। ये किसी भी वजह से हो सकता है। ऐसे लोग जो इसका हिस्सा होते हैं वो काफी ज्यादा असंतुष्ट होते हैं, महिला और पुरुष दोनों की ही ओर। महिलाओं की ओर क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें बार बार रिजेक्ट किया जाता है सोसाइटी के द्वारा, जो महिलाएं हैं उनके द्वारा, और उन पुरुषों के प्रति भी उनके मन में ईर्ष्या होती है जो सेक्सुअली एक्टिव है कि इन्हें वो सभी सुविधाएं, सोशल रिकॉग्निशन और सेक्सुअल एक्टिवनेस मिल रही है जो हमें नहीं मिल रही, तो वो इस वजह से भी जेलस रहते हैं। वो अक्सर महिलाओं को ब्लेम करते हैं अपनी खुद की सेक्सुअल और सोशल कंडीशंस के लिए या स्टेटस के लिए। और जो एक्सट्रीम सेक्शन है इंसेल मूवमेंट में इन्वॉल्व लोगों का, वो महिलाओं के प्रति वायलेंस से भी पीछे नहीं हटते, इसीलिए कई बार वो ईर्ष्यावश अपराध भी करते हैं। इसीलिए इसे लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक खतरा बताया जा रहा है। इसके बाद बात आती है माधुर मैट्स की। माधुर मैट्स असल में वेस्ट बंगाल में बनाए जाते हैं और 2 महिलाओं को जिन्होंने इसके ऊपर काम किया था उसको इस बार नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड दिया गया उनके स्किल्स की वजह से। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि माधुर मैट्स को जीआई टैग मिला था 2018 में, और ये मधुरकथी के नाम से भी जाने जाते हैं। खास बात यह इनके साथ थोड़ी सी हिस्ट्री एसोसिएटेड है। तो मधुरकथी असल में एक रिबोसोम बेस्ड प्लांट होता है। ऑब्वियसली अगर ऐसा कोई प्लांट होगा तो वो जमीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। कोई और राइजोम बेस्ड प्लांट आपको याद है जिनसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है सॉइल की जरूरत, मुझे बताइए। असल में ये पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर में ग्रो किया जाता था, और जब नवाब अलीवर्दी खान 1744 में यहाँ पे राज किया करते थे तो उन्होंने ऑब्लिगेटरी बनाया हुआ था कि भाई आपको सप्लाई करना ही पड़ेगा ये मैट्स कलेक्ट्रेट के अंतर्गत। तो इसलिए काफी रेलेवेंट है, हिस्टोरिकली भी जीआई टैग भी मिला हुआ है। और ऑलमोस्ट खास बात 80 to 90% जो ये वर्कफोर्स है वो वुमेन का कॉम्प्राइज करता है इस इंडस्ट्री के अंतर्गत। तो जीआई टैग के बाद आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं कि इस रीजन में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए किस तरह गवर्नमेंट इसका इस्तेमाल कर सकती है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल था वो था तेजू एयरपोर्ट के बारे में। तेजू एयरपोर्ट असल में कहाँ हुआ है, कहाँ स्टार्ट हुआ, तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश एक तो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है और कनेक्टेड नहीं है, तो जिसके लिए उड़ान जो हमारी स्कीम थी, उड़े देश का आम नागरिक, उस स्कीम के अंतर्गत जहां पर पहले एयरपोर्ट नहीं थे क्योंकि एयरलाइन कंपनीज कहती थी कि हम वहां पर ऑपरेट करेंगे तो हमें प्रॉफिट्स नहीं होंगे, तो वायबिलिटी गैप फंडिंग वीजीएफ कराया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। मतलब अगर जो कमियां आ रही हैं आपके प्रॉफिट्स में या तो उसमें आपको सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट, जो गैप बच रहा है वो फंड करती थी गवर्नमेंट। तो इसके लिए जो स्कीम के अंतर्गत पहला कमर्शियल जो फ्लाइट लॉन्च किया गया, इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट एयरपोर्ट होगा ये, विच इज इन तेजू, विच इज इन लोहित डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट का 7वां इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है, ठीक है, 7वां इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है बेसिकली। तो टूरिज्म को एनहेंस करेगा और एक कनेक्टिविटी का भी काम करेगा बाकी राज्यों के साथ। तो गुवाहाटी के साथ इसके फ्लाईविक जो है वो प्रोवाइड करेगा यहाँ पे रूट्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि स्कीम के अंतर्गत है वो हमें पता होना चाहिए, कहाँ पर ये लोकेशन है वो हमें पता होना चाहिए। देन एक स्कीम है काफी अच्छी जो कि उड़ीसा ने लॉन्च की है, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना। इसके तहत एक स्मार्ट कार्ड स्कीम के तहत लोगों को एक हेल्थ कार्ड की तरह कुछ दिया जाएगा जिसके थ्रू वो चाहें तो प्राइवेट हॉस्पिटल से भी अपना इलाज करा सकते हैं। इट्स हेल्थ इंश्योरेंस। खास बात यह है कि स्मार्ट कार्ड बेस्ड है और 2018 में जो स्वास्थ्य कल्याण स्कीम पहले ही लॉन्च हो चुकी है उसका अपडेटेड वर्जन है जहां स्मार्ट कार्ड दिए जाएंगे। खास बात यह है इसमें अगर किसी के पास ये कार्ड नहीं है तो वो अपना जो हेल्थ फैसिलिटी इस्तेमाल करने की जो फूड सिक्योरिटी कार्ड है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं ताकि उनको प्रॉब्लम ना आए। और 5 लाख पर ईयर वुमेन, और वुमेन को बेनिफिट्स 10 लाख पर ईयर तक का दिया जाता है। इसमें हर फैमिली को 5 लाख का कवर है, वुमेन को 10 लाख तक का कवर यहाँ पे दिया जाता है। और इंपॉर्टेंट बात यह है स्मार्ट कार्ड नहीं है तो आप फूड सिक्योरिटी कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैशलेस हेल्थ कवरेज यहाँ पे दी जाएगी और ऑब्वियसली स्मार्ट कार्ड है तो 12 डिजिट का एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा जिसके तहत अगर कोई बीमार पड़े 2 लोगों को दिया जाएगा तो वो सेम टाइम पर अपना इलाज करा सकते हैं। तो काफी इनोवेटिव स्कीम है। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है युक्त धारा पोर्टल के बारे में। युक्त धारा पोर्टल एक नया पोर्टल बनाया गया भुवन के अंतर्गत ही, जो कि मनरेगा के अंदर जो भी काम होता है, जो भी एसेट क्रिएट होता है, अगर कहीं कुआं खोदा गया है, कुछ बनाया गया तो वो उसको जियो टैग किया जाएगा कि अच्छा यहाँ ये लोकेटेड है, ये एसेट इस समय में बनाया गया,
ताकि बाद में देखा जा सके अच्छा पिछले महीने या फिर पिछले क्वार्टर में मनरेगा के अंतर्गत इस इलाके में ये चीज बनाई गई, अब हम आगे क्या डेवलप कर सकते हैं, ताकि एक ट्रैकिंग भी हो और आगे भी विजन बनाया जा सके। तो ये इसरो और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का ज्वाइंट एक वेंचर है, भुवन के अंतर्गत ही आता है। तो जियो स्पेशियल प्लानिंग और मैपिंग का काम इसके अंदर होता है। और क्या करेगा ये, तो जो भी जियो टैग्ड हमें एसेट्स हैं हमारे, उसकी हमें लिस्ट प्रोवाइड करेगा, ताकि हम और ज़्यादा डेवलप कर सकें अपनी चीज़ों को, चाहे कोई भी स्कीम है, चाहे वो इरिगेशन की स्कीम है या फिर कृषि विकास योजना है या फिर वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है, उसके अंदर और क्या आगे करना है या क्या परफॉर्म कर रहा है पिछला एसेट, उसको देख सकते हैं। खास बात जो मैंने बोला, ये भुवन पोर्टल के अंतर्गत आने वाली है। तो भुवन पोर्टल के अंतर्गत आने का मतलब, यहाँ से भुवन पोर्टल में आपको पूरा का पूरा डेटा मिलता है कि कहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है, कहाँ पे क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, इंडिया के क्या बॉर्डर्स हैं, पूरी मैपिंग की सुविधाएं दी जाती हैं, जो इंडिया का खुद का एक सेटअप है। बाकी हम गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अगेन एक प्राइवेट एंटिटी है, तो उसके मुकाबले ये इंडिया का खुद का पोर्टल है। तो ये गवर्नमेंट का जो मिशन है आत्मनिर्भर भारत, उसके अंतर्गत ही आता है कि आपको पूरा इंडिया रिलेटेड डेटा फ्रॉम इंडिया मिलता है। तो उसी के अंतर्गत हमने देखा है युक्त धारा पोर्टल बनाया गया है, कितना कार्य मनरेगा के अंतर्गत हो रहा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ऑपरेशन देवी शक्ति के बारे में है। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है। इस न्यूज से आप बेशक पूरी तरीके से परिचित होंगे। वहां से हमें बहुत सारे अपने नेशनल्स को इवैक्यूएट करना है। इसके लिए जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसे नाम दिया गया है ऑपरेशन देवी शक्ति। बैकग्राउंड वही है, तालिबान और उनके अलाइड ने मई 1, 2021 को ऑफेंसिव तरीके से यूएस के ट्रूप्स के विड्रॉल के बाद अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। कंट्री को कब्जे में लेने के बाद जब वो कैपिटल काबुल पे पहुंच जाते हैं तो कई सारे लोग वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जो थ्रेट फील कर रहे हैं। इंडिया भी इवैक्यूएशन मिशन चला रहा है, जहां पर वो यूएसए और बाकी की कंट्रीज के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। इस ऑपरेशन के तहत इंडियंस और फॉरेन नेशनल्स को अफगानिस्तान से इवैक्यूएट किया जा रहा है। इसके पहले भी कई सारे ऑपरेशन इंडिया ने चलाए हैं अपने नेशनल्स को और बाकी लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर ऑपरेशन राहत, इंडियन आर्म फोर्सेस ने इसे 2015 के यमन क्राइसिस के दौरान चलाया था, इंडियन सिटीजन्स और बाकी जो 41 देशों के लोग हैं उन्हें बचाने के लिए। ऑपरेशन मैत्री ये 2015 के नेपाल अर्थक्वेक के बाद चलाया गया था, नेपाल में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन के तौर पे। ऑपरेशन सेफ होमकमिंग 2011 में चलाया गया था लीबियन सिविल वॉर के दौरान। और ऑपरेशन सुकून इसे 2006 के लेबनान वॉर के दौरान चलाया गया था इंडियन नेवी के द्वारा इंडियन, श्रीलंकन और नेपलीज नेशनल्स को बचाने के लिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स के बारे में है। हाल ही में इंडिया ने इस इंडेक्स में यूनाइटेड स्टेट्स को ओवरकम करते हुए सेकंड प्लेस ले लिया। पहला प्लेस अभी भी चाइना का है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग अट्रैक्टिवनेस के मामले में चाइना नंबर 1 पे, इंडिया 2 पे और यूएसए 3 नंबर पे आ गया। इसे रिलीज किया गया है यूएस बेस्ड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कुशमैन एंड वैकफील्ड के द्वारा। मोस्ट एडवांटेजियस लोकेशंस ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सी हैं? 47 कंट्रीज में उसे इवेलुएट किया जाता है। ये कंट्रीज यूरोप, अमेरिका और एशिया पैसिफिक रीजन से बिलोंग करती हैं। 4 पैरामीटर्स को संज्ञान में लिया जाता है। कंट्री की कैपेबिलिटी कैसी है, बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा है जिसमें टैलेंट, लेबर और मार्केट का एक्सेस आ जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, रिस्क क्या इन्वॉल्व है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल। फाइंडिंग्स में ये पाया गया कि चाइना नंबर 1 पे और यूएस नंबर 3 पे है। इसके पहले इंडिया 3 पे था बट वो सेकंड पे आ गया। रैंकिंग में इंप्रूवमेंट दिखाता है कि मेक इन इंडिया बढ़िया काम कर रहा है और अब कई सारे मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में इंटरेस्ट ले रहे हैं कि वो यहां पर यूएस से बेहतर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। बात करता है एक इंडेक्स के बारे में जो है चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, जो कि यूनिसेफ ने लॉन्च किया है। तो नाम से ही क्लियर है, ये जो रिस्क इंडेक्स है ये दिखाएगा जो क्लाइमेट में बदलाव आ रहे हैं उससे किसी देश के बच्चों को कितना खतरा है, वो कितने रिस्क में है। अब बच्चे क्यों रिस्क में होंगे और कैसे इम्पैक्ट करता है उनको, तो कहानी है कि अगर कहीं भूकंप आ जाए या हीट वेव आ जाए, साइक्लोन आ जाए, तो कितने वो देश, उसकी सोसाइटी और गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड है स्पेसिफिकली पॉलिसीज़ बना के जो बच्चों को सेफगार्ड कर सके। तो इसमें ऑब्वियसली हमारी कंट्रीज़ जो हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो बहुत पीछे हैं और साउथ एशिया की चारों कंट्रीज़ एक्सट्रीमली हाई रिस्क कंट्रीज़ में आती है, जिसमें इंडिया की रैंक 26 है। तो हमारे काम की चीज़ इंडिया की रैंक 26 है। किसने इसको लॉन्च किया है? तो यूनिसेफ, और इसके साथ जो कोलैबोरेट कर रही है बॉडी वो है फ्राइडेज फॉर फ्यूचर, और इन्होंने इंडेक्स लॉन्च किया है। तो खास बात यह है कि इसमें बताया गया है कि जो इंडिया में 600 मिलियन लोग हैं वो क्लाइमेट रिस्क फेस कर रहे हैं, ऑब्वियसली क्योंकि फ्लैश फ्लडिंग बढ़ रही है, हम देख रहे हैं भूस्खलन बढ़ रहा है, हिमस्खलन बढ़ रहा है। ये सब नॉर्मली नहीं भी होता था, अर्बन फ्लडिंग के चांसेस ज़्यादा हो गए हैं, जो दिखाता है क्लाइमेट चेंज, इसकी वजह से आने वाले बदलाव। इसलिए कहा जा रहा है कि 2 डिग्री सेल्सियस या हाल में जो 1.5 डिग्री सेल्सियस को लेकर एक रिपोर्ट आई थी IPCC की, जिसने पहले वार्न किया था कि अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर गया तो बहुत भारी नुकसान हमें उठाना पड़ सकता है। तो इस
इंडेक्स ने जो रिकमेंडेशंस दिए हैं वो हैं बहुत ही जनरल से हैं। इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए क्लाइमेट चेंज कंट्रोल करने में, चिल्ड्रन वेलफेयर के ऊपर, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस कम करिए, क्लाइमेट एजुकेशन बढ़ाइए और इंक्लूड यंग पीपल इन डिसीजन मेकिंग। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन सेट करके पूछूं कि इसकी की रिकमेंडेशंस में क्या ये पॉइंट होगा रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, तो आपको ऐसा लग सकता है कि जब इंडेक्स बात कर रहा है चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क की, तो वो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की बात क्यों करेगा। लेकिन ब्रॉडली ये उसकी भी बात करता है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन से ही क्लाइमेट रिस्क आती है और उसी से बच्चों को खतरा आ रहा है। तो ये हो गई इसकी बात। जो बॉडी ने इसे लॉन्च किया, यूनिसेफ काफ़ी फेमस है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, और पहले इसका नाम यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड हुआ करता था, जो पहले बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जिन बच्चों ने काफ़ी कुछ खोया था उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए और सप्लाईज प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में यूरोप में एक बड़ी जनसंख्या की मौत हो चुकी थी, जो बच्चे बचे थे उनके ख्याल रखने के लिए ये लॉन्च किया गया था यूएन के द्वारा। अब इसका नाम बदल के क्या हो गया, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। किस रेजोल्यूशन से सेटअप हुआ था, तो वो था रेजोल्यूशन 57 और उसका आई पार्ट, जिससे ये फॉर्म हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। तो इसके 191 मेंबर कंट्रीज़ हैं, तो हमें मेंबर्स तो नहीं पूछे जाएंगे, पर कुछ ऐसी 2-3 कंट्रीज़ हैं जो इसके मेंबर्स नहीं हैं 9 में से, जो हमारे लिए थोड़े काउंटर इंट्यूटिव हो सकते हैं, मतलब हमें अंदाज़ा नहीं होगा। अगर मैं आपको ऑप्शन दूँ क्या सिंगापुर यूनिसेफ का पार्ट है, तो अमूमन आप कहेंगे हाँ सिंगापुर होना चाहिए, पर सिंगापुर यूनिसेफ का मेंबर नहीं है। नाइदर मॉरिशस सिंगापुर का मेंबर है, ना ताइवान, ना ही साइप्रस, लाटविया, लिंकनस्टीन, माल्टा, बहामास और ब्रूनी। पर हमारे लिए सिंगापुर और मॉरिशस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर वो न्यूज़ में रहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए सिंगापुर और मॉरिशस के मेंबर नहीं हैं। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक पासिंग रेफरेंस के लिए इंपॉर्टेंट था। अगला आर्टिकल बात करता है नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन कैंपेन की। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है उन्होंने इसे लॉन्च किया। तो नेशनल फूड और न्यूट्रिशन कैंपेन की मुख्य जो ऑब्जेक्टिव है ये है कि उनको मेल न्यूट्रिशन हटाना है इस देश से, उसके लिए लॉन्च किया गया। और ख़ास बात यह जिस बॉडी ने इसको ऑर्गेनाइज किया है वो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो एग्रीकल्चर रिसर्च के थ्रू क्या कोशिश हो सकती है कि किस तरह हम अपनी फार्मिंग टेक्निक्स को और ज़्यादा एफिशिएंट बना सकें, फार्मर्स का प्रोड्यूस बढ़ाएं, उनके पास बढ़ेगा तो रूरल इंडिया में अपने आप इम्प्रूवमेंट होगी परफॉर्मेंस में, और फार्मिंग के ऑर्गेनिक तरीके हम अपनाएंगे जिससे कि पोषण बढ़ेगा जनसंख्या का। तो इसके लिए हमने जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनका इस्तेमाल करने की बात करी है, कि उनसे जो एसोसिएटेड फार्मर्स हैं वो बाकी किसानों को भी जाके बताएंगे कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग बढ़ानी है या किस तरह हम ट्रेडिशनल फार्मिंग के थ्रू अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र क्या होते हैं फिर, तो ICAR जो बॉडी इस कैंपेन को, नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन कैंपेन को लीड कर रही है, उसके कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में ज़्यादा जानकारी दी जाती है, साइंटिफिक तरीके से एग्रीकल्चर कैसे किया जाए, ये हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। और ये इंडिया का जो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम है उसका बहुत एसेंशियल पार्ट है। तो फार्मर्स और जो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च है उसमें एक नोड का काम करती है, कि किसानों को जोड़ती है एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम से, ताकि हम जो इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ एग्रीकल्चर अडॉप्ट करना चाहते हैं वो हमारे किसान कर पाएँ। तो नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन कैंपेन किस मिनिस्ट्री की है, एग्रीकल्चर की है। कौन लीड कर रहा है, ICAR, राइट। ICAR मतलब क्या, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। इसको आप ISCR मत समझ लीजिएगा, ICSR साइंटिफिक रिसर्च वाला, ये अलग बॉडी है। तो उसी के अंदर जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो इसको लीड करेंगे, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े, ज़्यादा न्यूट्रिशियस हमारे फूड ग्रेन्स हो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के बारे में है। 182 के आसपास लोगों की जान गई है। जो काबुल का हामिद करजई एयरपोर्ट है वहां पर कई सारे जो एक्सप्लोजन्स हुए उसमें ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा, काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है यूएस को ऑन दिस पॉइंट कि उन्होंने काफी जल्दीबाजी मचाई और बिना किसी प्लान के अफगानिस्तान को छोड़ दिया। अफगान ऑफशूट जो है इस्लामिक स्टेट का, मतलब इस्लामिक स्टेट जिसे आप कई बार ISIS भी बोलते हैं, उसकी अफगानिस्तान की जो विंग है, जो अफगानिस्तान के खुरासान रीजन में काफी ज्यादा एक्टिव है, इसीलिए उसे कई बार ISK या फिर ISISK के नाम से पुकार दिया जाता है। उन्होंने इस अटैक की जिम्मेदारी ली और कहा कि ये हमने करा है। ISK इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस, ये एक रीजनल एफिलिएट है इस्लामिक स्टेट ग्रुप का। काफी एक्सट्रीमिस्ट और वायलेंट है ये। अफगानिस्तान में जो भी जिहादिस्ट मिलिटेंट एक्टिविटीज हो रही हैं उनमें सबसे ज्यादा एक्सट्रीम यही है। जो ISK है ये 2015 में बना था। उस समय देखिए जो इस्लामिक स्टेट है वो इराक और सीरिया में काफी ज्यादा पावरफुल कंडीशन में था, तो उसकी एक विंग अफगानिस्तान में भी आ गई। इनिशियली देखिए ये पाकिस्तान का जो रीजन था उसको भी कवर करके चलते थे, लेकिन 2009 के मई में वहां पर एक ग्रुप ने खुद को अलग से पाकिस्तान की विंग डिक्लेयर कर दिया इस्लामिक स्टेट का, तो फिर ये अफगानिस्तान में सेंटर्ड हो गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सुजलम कैंपेन के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसे स्टार्ट किया है 25 अगस्त से। 100 दिन का कैंपेन है। आजादी का अमृत महोत्सव इसी के हिस्से के रूप में इसे जारी किया गया है।
ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा ODF प्लस विलेजेस क्रिएट करें। ODF का मतलब है ओपन डेफिकेशन फ्री। अब यहां प्लस का क्या मतलब है? देखिए, ओपन डेफिकेशन फ्री कई सारे गांव हो गए, लेकिन उसके बाद कई सारे गांव में देखा गया कि वो वापस से ओपन डेफिकेशन में चले गए। ऐसे गांव जिन्होंने ओपन डेफिकेशन फ्री होने के बाद उसे सस्टेनेबल बनाए रखा, इसके अलावा और कई तरीके के सैनिटेशन एक्टिविटीज को प्रमोट किया, उन्हें ओपन डेफिकेशन प्लस विलेज डिक्लेयर कर दिया गया। इस एक्टिविटी के तहत, इस कैंपेन के तहत हमें 1 मिलियन सोक पिट्स क्रिएट करने हैं और ग्रे वाटर मैनेजमेंट एक्टिविटीज में भी बढ़ावा लाना है। ग्रे वाटर मतलब गंदे पानी को सही तरीके से ट्रीट कर लिया जाए। सोक पिट्स क्या होते हैं? देखिए, गांवों में सीवेज का कनेक्शन तो होता नहीं है, तो जब भी लैट्रीन वगैरह बनाई जाती है तो उसके बगल में सोक पिट्स बनाए जाते हैं। ये जो भी सीवेज का पानी होता है या सेप्टिक टैंक की तरह ये वर्क करता है, उसका पानी यहां पर आता है और वो धीमे धीमे मिट्टी की तरह सोख लिया जाता है। तो इस तरीके से ये जो पिट्स हैं ये वर्क करते हैं। यहाँ कई तरीके की एक्टिविटीज होंगी, जैसे कि खुली बैठक या ग्राम सभा जो करंट सिचुएशन को एनालाइज करेगा। रेजोल्यूशंस पास किए जाएंगे कि जो ODF यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस हैं, हम उन्हें सस्टेनेबल बना के रखेंगे और ग्रे वाटर को भी मैनेज करेंगे। 100 दिन का पूरा प्लान है। हम सोक पिट्स कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को बढ़ावा देंगे। जो भी संख्या जरूरी है सोक पिट्स की, उन्हें कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और ये भी कोशिश की जाएगी कि जो नए नए हाउस होल्ड तैयार हो रहे हैं उनके पास टॉयलेट की एक्सेस हो। ग्रे वाटर डोमेस्टिक वेस्ट वाटर होता है जो हम घरों में पानी इस्तेमाल करते हैं, फिर वो गंदा हो जाता है या फिर ऑफिस बिल्डिंग से निकल के आता है। कई बार ये साफ पानी में मिल जाता है, जिससे साफ पानी खराब हो जाता है। देखिए, हर प्रकार के गंदे पानी को आप ग्रे वाटर बोल सकते हैं, केवल जो टॉयलेट से वेस्ट वाटर आता है उसको छोड़ के। बाकी सब जैसे शॉवर, सिंक, बाथ, डिश वाटर या वॉशिंग मशीन का जो पानी होता है, सब इसका ग्रे वाटर का पार्ट मान लिया जाएगा। हमारा अगला आर्टिकल है गेट कीपर मॉडल के ऊपर। अब ये गेट कीपर मॉडल जो है ये जेलों में एक तैयार किया जा रहा है, इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी जा रही है। वो क्यों करी जा रही है? क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, जो कि एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, इन्होंने गाइडलाइंस इशू की है किस तरीके से मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज हैं प्रिजन और प्रिजनर्स स्टाफ और प्रिजनर्स के बीच में, उनको मैनेज करा जा सकता है। आप देखते हैं ये जो काम है प्रिजनर्स का, एक तो जेल में रहना और उनको जेल में रखने का काम जो है प्रिजन स्टाफ का, वो काफ़ी हेक्टिक होता है और जेल का जो एनवायरनमेंट भी होता है वो भी काफ़ी मेंटली टोलिंग होता है। उस केस में गेट कीपर मॉडल को बताया गया है जिससे कि सुसाइड्स जो होते हैं प्रिजन में उसको रोका जा सके। अब इस मॉडल में क्या होता है, तो जो इनमेट्स होते हैं जेल के उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है, उनको सिलेक्ट करा जाएगा, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाएं कौन सा ऐसा प्रिजनर इनमेट है जो कि सुसाइड कर सकता है, ही इज ऑन द रिस्क ऑफ सुसाइड। और उनको फिर क्या करा जाएगा, उनको हाईलाइट कर दिया जाएगा कि ये सुसाइड कर सकता है, उसको फिर पॉइंट आउट करके प्रॉपर सपोर्ट दिया जाएगा। जो भी सपोर्टिव सर्विसेज हैं उसको प्रोवाइड करी जाएंगी, जो ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। एक स्टडी ये बताती है कि लगभग 80% जो प्रिजन पॉपुलेशन है उनमें इस तरीके के जो लक्षण हैं वो देखे गए हैं मेंटल इलनेस और सब्सटेंस अब्यूज के, कि वो सुसाइड करने का प्रयास करते हैं। मेंटल इलनेस इनको दिमागी बीमारी हो जाती है 80%। दूसरा हमारा आर्टिकल है यूटिलसैट के बारे में। अब ये यूटिलसैट क्वांटम सैटेलाइट बहुत ही गजब की सैटेलाइट है। आप अक्सर देखते होंगे कोई रिमोट सेंसिंग के लिए सैटेलाइट बनाई जाएगी, कोई बनाई जाएगी आपके किसी एयरक्राफ्ट के मॉनिटर को या फिर एयर ट्रैफिक मॉनिटरिंग को बना दी, कोई बनाई जाएगी जैसे इंडिया ने एक सैटेलाइट बनाई, वो स्पेस में जो डिब्री है वो सैटेलाइट्स के पास ना है उसके लिए बनाई। तो हर सैटेलाइट का एक फिक्स काम होता है और उसी हिसाब से उसको प्रोग्राम करके ऊपर भेज दिया जाता है स्पेस में। रिसेंटली ये जो सैटेलाइट बनाई गई है इसको फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया था। इसकी खासियत ये है कि ये आप रियल टाइम में इसका जो पर्पस है उसको चेंज कर सकते हो, इसको रीपर्पस कर सकते हो। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप जब चाहो इसको रिमोट सेंसिंग की सैटेलाइट बना सकते हो, जब चाहो आप उससे कोई भी नेचुरल डिजास्टर हुआ है तो उसका आप कवरेज ले सकते हो, कभी आप चाहो तो उसे एयर ट्रैफिक अगर मॉनिटर करना है तो वो भी चीज़ आप कर सकते हो। रियल टाइम बेसिस पे आप चेंज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सैटेलाइट की प्रोग्रामिंग को, यूटिलसैट को। ये बनाई गई है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और एयरबस जो है वो एरोप्लेन्स बनाती है। या आपने जो कमर्शियल एयरलाइंस देखी हैं, जो कमर्शियल प्लेन्स होते हैं वो बनाती है एयरबस, ये भी ब्रिटिश कंपनी है। ये दोनों ने मिला के ये यूटिलसैट सैटेलाइट बनाई है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।